हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिकरवार है और ये प्लेटफॉर्म है पाथ आइस एकेडमी का। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन में वो है यूनाइटेड नेशन और उससे जुड़े फेलियर का इशू। अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर ये इशू कवर हुआ है। लोग जो एक्सपर्ट हैं वो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या अपने मैंडेट और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में फेल हो गया है। क्या वजहें हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन को लेके इस तरह की चर्चाएं पब्लिक फोरम में बनी हुई हैं। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम अपने डिस्कशन में चर्चा में लाएंगे। इससे पहले ज़रूरी है कि हम इस डिस्कशन का एक कॉन्टेक्स्ट देख लें कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कशन में लेने वाले हैं। तो अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए जो हमारे डिस्कशन में शामिल होंगे, वो होगा कॉन्टेक्स्ट कि क्यों हम इस टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं और क्या वजहें हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन को एज अ फेल्ड बॉडी बताया जा रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा बैकग्राउंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन के ओरिजिन के पीछे क्या कहानी है, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया और क्या बैकग्राउंड स्टोरी है इसके बनने के पीछे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर। यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं और किस तरह वो काम करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए चैलेंजेस जो यूनाइटेड नेशन इस समय फेस कर रहा है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके अंदर वो है यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल कि क्या इसको रिफॉर्म करना चाहिए या इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो पिछले कुछ दशकों से यूनाइटेड नेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं कि क्या यूनाइटेड नेशन एक फेल्ड बॉडी है, क्या यूनाइटेड नेशन उसका जो मैंडेट है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। चाहे वो रवांडा का जीनोसाइड का इशू हो 1994 का, चाहे वो सीरिया की वॉर हो, चाहे वो लेबनान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो, चाहे वो यमन के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो। तो ये सारे ही इवेंट कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के फेलियर की ओर दर्शाते हैं। लेकिन आज हम जो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट आपके सामने लेके आए हैं वो है यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाज़ा जो कि पैदा हुए हैं इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो चलिए जो पहला इशू है हमारा यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो हमें देख लेने चाहिए। तो यूक्रेन वॉर की अगर बात की जाए और रशिया के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। 1917 यानी कि 1917 और 1920 में यूक्रेन और रशिया के बीच में कई सारी वॉर हुई, तभी से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। 1991 यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में सामने निकल के आता है। लेकिन रशिया जो कि मेन लैंड पार्टनर था यूएसएसआर के अंदर, वो चाहता है कि बाकी के जो नेशन हैं यूक्रेन समेत उसके सैटेलाइट स्टेट बनकर रहें। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और जो रशिया है उसकी इकोनॉमिक पावर कम होती जाती है, उसकी पॉलिटिकल पावर कम होती जाती है, तो बाकी के जो यूएसएसआर के विघटन के बाद जो निकलने वाले देश थे वो यूरोप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यूएसए की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से रशिया की इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है और इस इनसिक्योरिटी की वजह से रशिया जो है एक ऑनस्लॉट अटैक जारी कर देता है अपने सैटेलाइट स्टेट्स के ऊपर। यूक्रेन के साथ भी यही हुआ। 2014 में रशिया जो है यूक्रेन का एक आइलैंड पार्ट जिसको क्रीमिया के नाम से जाना जाता है उसको अनेक्स कर लेता है, और इस एनेक्सेशन के बाद रशिया काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है और वो एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है नाटो का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अगर नाटो की बात की जाए तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि फॉर्म होता है 1949 में कोल्ड वॉर के समय में, और नाटो का मैंडेट था कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको यूरोप के अंदर फैलने से रोकना और यूएसएसआर का जो एक्सपेंशन है उसको रोकना। नाटो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न है जो कि है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, यानी कि अगर किसी एक मेंबर के ऊपर कोई दूसरा या तीसरा देश हमला करता है तो बाकी के सारे देश उसको प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसा माना जाएगा कि पूरे नाटो कम्युनिटी पर ये हमला हुआ है। अब यूक्रेन से जुड़े जो इनसिक्योरिटी का मसला है उसको दूर करने के लिए यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने की इच्छा जाहिर करता है। इसी को देखते हुए रशिया भी इनसिक्योर हो जाता है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो नाटो रशिया के बॉर्डर्स के बिल्कुल पास आ जाएगा। इसी को देखते हुए जो रशिया है वो फाइनली फरवरी 2022 के अंदर एक ऑनस्लॉट अटैक लॉन्च कर देता है यूक्रेन के अंदर। रशिया का कहना था कि हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि कुछ ही दिनों के अंदर जो यूक्रेन है उसको हम हरा देंगे, और जो हमारा मैंडेट है जिसके अंदर जो
प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट है यूक्रेन के अंदर, उसको डिस्टेबलाइज करके एक प्रो रशियन गवर्नमेंट वहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी और जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन के अंदर उनको रशिया के अंदर अनेक्स कर लिया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था रशियन गवर्नमेंट का बिहाइंड लॉन्चिंग दिस वेरी अटैक। लेकिन इस युद्ध को फरवरी के अंदर 2 साल हो जाएंगे, तभी से युद्ध चला आ रहा है और ये ऑब्जेक्टिव अब तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं। इस युद्ध के कारण अगर इसके कंक्लूजन की बात की जाए, इससे जुड़े हुए जो इफ़ेक्ट की बात की जाए, तो 1 लाख से भी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ और इंजरीज इस युद्ध के कारण हो चुकी हैं। एक सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिला है इस युद्ध के कारण। इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन और रशिया पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरे ग्लोबल स्टेज पर इसका असर देखने को पड़ा है। यूक्रेन और रशिया मेजर एक्सपोर्टर हैं बहुत सारी कमोडिटीज़ के। अब इन दोनों के बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है उसकी वजह से एक कमोडिटी शॉर्टेज की सिचुएशन हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल फ्रेटर्निटी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके चिंतन कर रही है और उसको दूर करने को लेके प्रयत्न कर रही है। यूनाइटेड नेशन का जो अभी जनरल असेंबली का सेशन हुआ है, 78 सेशन, उसके अंदर 50 से ज़्यादा देशों ने ये सवाल उठाया है कि यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे आना चाहिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने को लेके कुछ ठोस पहल करनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल व्यू था यूक्रेन वॉर को लेके और यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेके। चलिए दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के फेलियर की ओर इशारा कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो दूसरा इशू है आपका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाज़ा। अगर जिस तरह हमने यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात डिस्कस की है, उसी तरह पैलेस्टीन और इज़राइल का इशू भी काफ़ी पुराना है। 1948 के बाद से ही ये इशू बना हुआ है। दोनों ही रीजन्स के बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट, कई वॉर्स होती रही हैं। उस वॉर का नतीजा ये निकल के आया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ कि 2 नेशन थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो इस रीजन के अंदर लागू होना चाहिए, यानी कि दोनों ही नेशन स्टेट हैं, अलग अलग रीजन्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, वहाँ उनका नेशन स्टेट इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को 2 नेशन थ्योरी कहा जाता है। कई अकॉर्ड साइन हुए, जिसके अंदर ओस्लो अकॉर्ड महत्वपूर्ण है जो 1993-1995 के अंदर साइन हुए हैं। तो फाइनली ये सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी हुई है तभी से। अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात की जाए या पैलेस्टीनियन सिटीजन्स की बात की जाए, तो मेजर ऑक्यूपेशन इस रीजन के अंदर उनका वेस्ट बैंक में देखने को मिलता है। इसके अलावा ईस्टर्न जेरूसलम में पैलेस्टीनियन सिविलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, जो मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ कोस्टल स्ट्रिप है, यहाँ भी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर इस इवेंट के अंदर महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स की बात की जाए, तो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं हमारे हमास क्या है? हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रीजन को ऑक्यूपाई किए हुए है 2007 से, और 2007 से लेके ही इजराइल के साथ इसकी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है। दोनों ही जो रीजन्स हैं, चाहे वो इजराइल हो या हमास और गाज़ा स्ट्रिप हो, वहाँ से एक दूसरे के ऊपर हमला होता रहा है, रॉकेट्स के थ्रू या लैंड के थ्रू। लेकिन हाल ही की बात की जाए तो 7 अक्टूबर 2023 को एक बड़ा हमला होता है इजराइल के अंदर, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड बाय एंड एग्जीक्यूटेड बाय हमास। तो जो हमास है वो एक बहुत बड़ा हमला करता है इजराइल के अंदर, जिसमें हज़ारों जो इजरायली सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसमें कैजुअलिटी हो जाती है। बाकी कई सिविलियंस को, कई मिलिट्री ऑफिसर्स को बंदी बना लिया जाता है, हॉस्टेज बना लिया जाता है। इस इवेंट के बाद जो इजराइल है वो भी अपना अटैक लॉन्च कर देता है, एक आउटराइट वॉर डिक्लेयर कर देता है हमास के ऊपर, और लगातार इजराइल की तरफ से हमास के ऊपर हमला हो रहा है तभी से, चाहे वो रॉकेट्स के थ्रू हो, चाहे वो लैंड के थ्रू हो। अब इस वॉर की वजह से हमास या जो कोस्टल रीजन है जिसको गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। अलग अलग देश इसको लेके चिंतित हैं कि वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनका जो जीवन यापन है वो पूरी तरह से वहाँ पर रुक गया है। ना ही वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा दी जा रही है, ना ही उनके पास खाने को साधन है। तो इन सारी वजहों से एक ग्लोबल फ्रेटर्निटी के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है और यूनाइटेड नेशन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो आगे आए और कुछ करे। इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेल हो गया है। उसके पास कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट के साथ वो डील कर सके।
और इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कि क्यों यूनाइटेड नेशन फेल हो गया है, हमें समझना होगा कि यूनाइटेड नेशन का ओरिजिन क्यों हुआ था और क्या मेन उसका स्ट्रक्चर है। तो यूनाइटेड नेशन के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन उसके ओरिजिन की बात की जाए, तो उसके ओरिजिन जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के साथ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे ख़त्म होता है तो जो विक्टर नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, वो एक चार्टर साइन करते हैं 1941 के अंदर, जिसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। उसके अंदर वो एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि किस तरह नेशनल पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि आगे के जो युद्ध हैं वो ना हो। अब उसी अटलांटिक चार्टर के बेसिस पर एक डिक्लेरेशन साइन होता है जिसको यूएन डिक्लेरेशन कहते हैं 1942 के अंदर। 26 नेशन इसको साइन करते हैं यूके में। और फाइनली जो यूनाइटेड नेशन टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट इस टर्म को कॉइन करते हैं। फाइनली 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हो जाता है। 50 जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो इसको वहीं पर साइन और अडॉप्ट कर लेते हैं। पोलैंड जो कि 51st फाउंडिंग मेंबर था इसका, वो बाद में इसको साइन और अडॉप्ट करता है। अगर इस बॉडी के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, इसके मैंडेट की बात की जाए, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट मैंडेट है टू प्रमोट वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो ग्लोबल फ्रेटर्निटी है उसका वेलफेयर एंश्योर करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका, जो इसके मैंडेट का हिस्सा है, वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। लेकिन जिस तरह हमने ये दो इवेंट के अंदर डिस्कस किया या बाकी के इवेंट डिस्कस किए, उसमें देखा जाता है कि ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन, वो पूरी तरह से फेल्ड मालूम लगता है अपने इन तीनों ही मैंडेट को फुलफ़िल करने में, जिसकी वजह से जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं ग्लोबल अफेयर्स के, वो इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं कि यूनाइटेड नेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, हमें वर्ल्ड वॉर 3 का इंतज़ार नहीं करना है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस बॉडी को बनाया गया था। इससे पहले एक इसका सक्सेसर, इसका एक प्रीडिसर बॉडी भी हुआ करता था जिसको लीग ऑफ नेशन नाम से जाना जाता था। लीग ऑफ नेशन को 1919 के अंदर उसकी स्थापना की थी, लेकिन 1935 आते आते वो पूरी तरह से डिसइफेक्टिव हो गया था, यानी कि कोई इफेक्टिवनेस उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, फिर दोबारा से इस बॉडी को बनाया जाता है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 का इंतज़ार नहीं करना है, इस बॉडी को रिफॉर्म करने को लेके या इसको रिप्लेस करने को लेके हमें तुरंत इसके ऊपर कदम उठा देने चाहिए अगर हमें इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बचना है। क्योंकि अगर ग्लोबल इवेंट्स को देखा जाए तो पूरी फ्रेटर्निटी उसी तरफ बढ़ रही है, विनाश की ओर बढ़ रही है, और इस विनाश को रोकने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स काम करते हैं इसमें। सबसे जो मेन महत्वपूर्ण ऑर्गन है इसका, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की बात की जाए तो फिलहाल यूनाइटेड नेशन की 193 मेंबर्स हैं। 51 फाउंडिंग मेंबर से ये बॉडी शुरू हुई थी और अभी 193 मेंबर्स इसके अंदर हो चुके हैं। जनरल असेंबली इसका मेन ऑर्गन है। जनरल असेंबली किसी भी देश के लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करता है। यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं, और जो रेजोल्यूशन है वो मेजॉरिटी वोट से पास किए जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर हैं अभी। शुरुआत में इसके सिर्फ 11 मेंबर हुआ करते थे। 1969 के अंदर इसका जो चार्टर है उसमें अमेंडमेंट होता है, और जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, 11 से 15 कर दी जाती है। अब इन 15 मेंबर्स के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया हैं, और ये विक्टर नेशन है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद निकल के आते हैं, और तभी से ये अपना एक हेजेमन पोजीशन और एक डोमिनेंस यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बनाए हुए हैं। बाकी के जो 10 देश हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। वो उनको इलेक्ट किया जाता है 2 साल के टेन्योर के लिए रीजनल बेसिस पर। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक ओवरव्यू है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे खास अंग है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है वो बाइंडिंग होते हैं सारे मेंबर स्टेट्स के ऊपर। जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है आपका इकोसोक, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसोक इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस दी ग्लोब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो नेशंस हैं उनके अंदर
सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ये इंश्योर करता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ग्लोबल कोर्ट की तरह काम करता है, अलग अलग देशों के अंदर जो मैटर्स हैं उनको सुलझाने की कोशिश करता है। इसकी मेंबरशिप की बात की जाए तो 15 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं और 15 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर ऑन अ रीजनल बेसिस। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो ये अकेला ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेडक्वार्टर यूएसए से बाहर स्थित है, यानी कि हैग्यू में स्थित है। जो अगला इसका मेन ऑर्गन है वो है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर बात की जाए तो वो इनइफेक्टिव है 1994 से। 1994 के बाद ये काम नहीं करता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था कि जो ट्रस्टीशिप अथॉरिटी के अंदर देश आते हैं आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, उनके जो सिविलियंस हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनका वेलफेयर इंश्योर करना। लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी देश इसकी ट्रस्टीशिप अथॉरिटी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये 1994 के बाद इनफेक्टिव है। जो लास्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन स्ट्रक्चर का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या जो पेपर वर्क है उसके अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हेड करते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट को। आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट जनरल का नाम क्या है और वो किस देश को बिलोंग करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था यूनाइटेड नेशन स्ट्रक्चर को लेके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑर्गन है उनको लेके। आइए डिस्कस कर लेते हैं चैलेंजेस जो यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े हुए हैं, किस तरह से यूनाइटेड नेशन को उनके साथ डील करना चाहिए और किस तरह यूनाइटेड नेशन को वो क्रिपल कर रहे हैं। तो अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहला चैलेंजेस है इनइफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल इनइफेक्टिव प्रूव हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर। हाल ही के इवेंट्स को अगर देखा जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मैंडेट होता है, जो रेजोल्यूशंस होते हैं, वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, यानी कि वो सभी देशों के ऊपर लागू होंगे। और इनइफेक्टिवनेस के पीछे जो मेजर वजह देखी जाए तो वो है वीटो पावर। जो 5 परमानेंट नेशन है वो वीटो पावर एंजॉय करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इसका मतलब है कि अगर एक भी देश किसी भी रेजोल्यूशन के साथ सहमत नहीं है तो वो असहमति अपनी व्यक्त कर सकता है वहाँ पर और उस फैसले को वीटो कर सकता है। उसके बाद वो फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस वीटो पावर की वजह से कोई भी फैसला निकल के आ नहीं पाता सिक्योरिटी काउंसिल से, इसलिए जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरी तरह से इनफेक्टिव साबित हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो है रिप्रेजेंटेशन नॉट रिफ्लेक्टिंग करंट रियलिटीज़, यानी कि अंडर रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला है। जब 51 मेंबर थे तब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 11 मेंबर हुआ करते थे। अब 193 मेंबर्स हैं और मेंबर्स की संख्या सिर्फ 4 बढ़ी है तब से। तो ये अंडर रिप्रेजेंटेटेड बॉडी है, बाकी के जो देश हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और इंडिया उनमें से एक है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ग्लोबल पावर है वर्ल्ड का, लेकिन फिर भी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप नहीं हासिल कर सका है। तो अंडर रिप्रेजेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अफ्रीका से कोई भी देश नहीं है या लैटिन अमेरिका से कोई भी देश नहीं है। तो इस वजह से ये एक मेजर चैलेंज है यूनाइटेड नेशन जो फेस कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर लैक ऑफ कंसेंसस। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो परमानेंट नेशन है वो 2 गुटों में बट गए हैं, 2 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं। पहला ब्लॉक इज़ हेडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेकेंड ब्लॉक इज़ हेडेड बाय रशिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स एक ब्लॉक को हेड कर रहा है, दूसरा ब्लॉक रशिया और चाइना हेड कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी ठोस फैसला निकल के नहीं आ पाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। एक घमासान, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, जिस वजह से हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इनइफेक्टिवनेस देखने को मिलता है और ये मेजर चैलेंज है यूनाइटेड नेशन के साथ। इन सारे कॉजेज़ की वजह से हमें देखने को मिला है कि यूनाइटेड नेशन उसका जो मैंडेट है, मेजर मैंडेट है टू एंश्योर ग्लोबल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द वर्ल्ड, उसको फुलफ़िल करने में असक्षम रहा है। बिल्कुल भी ये काम नहीं कर पा रहा है उस तरफ। यूनाइटेड नेशन बहुत सारे उसने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो मेजर मैंडेट है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसमें उसका फेलियर देखने को मिलता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करने की ज़रूरत है या इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है या क्या कदम
इसके इफ़ेक्टिवनेस को लेके उठाने चाहिए। तो ग्लोबल एक्सपर्ट जो हैं वो इसको रिफ़ॉर्म की बात कर रहे हैं, इसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मेजर सब्स्टिट्यूट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर रीजनल ग्रुप्स की बात की जाए, चाहे वो G20 हो या आसियान हो या फिर बिम्स्टेक हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, तो वो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जगह नहीं ले सकते हैं। उनका मैंडेट बहुत ही छोटा है, बहुत ही रीजनल बेसिस पर वो काम करते हैं, तो इसका इस समय कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास बचता है इसको रिफ़ॉर्म को लेके। यूनाइटेड नेशन को रिफ़ॉर्म करना एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके चार्टर को रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, इसके रिफॉर्मेशन को लेके, और इसका चार्टर तभी रिफ़ॉर्म हो सकता है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी हो। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके लिए एक ओवरऑल कंसेंसस बनाना पड़ेगा परमानेंट मेंबर्स के बीच में, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बीच में। फ़िलहाल ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो ग्लोबल फ्रेटर्निटी है इसकी ओर सीरियस होगी और एक रिफ़ॉर्म का फ़ेज़ हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगा। भारत बार बार इसके रिफ़ॉर्म की बात उठा रहा है ग्लोबल स्टेजेस के अंदर, ग्लोबल फोरम के अंदर। भारत जो कि सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है इस दुनिया का, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को परमानेंट मेंबर का स्टेटस नहीं मिला हुआ है और ये चिंता का विषय है। और हाल ही में इसकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखते हुए ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। और उम्मीद जाहिर करते हैं कि यूनाइटेड नेशन अपने रिफ़ॉर्म को लेके, ग्लोबल फ्रेटर्निटी यूनाइटेड नेशन के रिफ़ॉर्म को लेके, यूनाइटेड नेशन के रिफ़ॉर्म को लेके हमें एक सीरियस प्रयास देखने को मिलेगा ग्लोबल फ्रेटर्निटी की तरफ से। तो इसी उम्मीद के साथ इस डिस्कशन को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी टॉपिक विशेष पर कोई डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।